बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, होम ऑफिस में पेंडिंग है, या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए, तो फिर बेस्ट होगा कि आप किसी भी सॉलिसिटर को बाय पर्सन जाके मिलें, ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हुए आपको बेहतर एडवाइस कर सके। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि जो स्पाउस वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ा या जो लोगों ने एज ए डिपेंडेंट ऑफ द स्पाउस डालना हो, तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर एज ए स्पाउस आप यहाँ पे टू कम इन द यूके एज ए एंटी क्लियरेंस या विद इन कंट्री लीव टू रिमेन आप कैसे यहाँ पे डाल सकते हो। इसमें मेनली वो लोग जिनके पास यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी हो या ब्रिटिश पासपोर्ट हो, वो लोग अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो अंडर एनी कैटेगरी, तो वो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को विद इन कंट्री लीव अप्लाई कर सकते हैं या फ़ॉरेन से उनकी एंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई लोग यहाँ पे रह रहे हों, उनके पास रेजिडेंस स्टेटस हो, जैसे यूरोपियन के डिपेंडेंट के बाद उनको स्टेटस मिलता है, जब उनके पास परमानेंट स्टेटस होगा तो उनके पास राइट है कि वो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को यहाँ पे विद इन कंट्री या फ़ॉरेन से उसका एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो सम टाइम बड़े सवाल आते हैं, जिनमें मेनली रिफ्यूजी स्टेटस है। अब जो लोग इस कंट्री में रिफ्यूजी स्टेटस पे रह रहे हों, उनके पास भी राइट है, या एक और ऐसी कैटेगरी जिसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, जिसको पहले FLRO होता था, फिर उसके बाद अब 10 साल की कैटेगरीज वाले वीज़े होते हैं। अगर आपके या किसी बंदे के पास ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर या एज ए रिफ्यूजी स्टेटस यहाँ पे वीज़ा मिल जाए, तो उसके पास भी राइट है कि वो अपने जो अपना उसका स्पाउस है उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, या अगर उसने इंटरव्यू से अप्लाई करनी हो तो वो भी कर सकता है। अब इसमें टेक्निकल जो बात अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जो लोग ब्रिटिश सिटीज़न हैं, या जिनके पास इंडेफिनिट है, या यूरोपियन की बेस पे उनके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस है, इन तीनों के लिए तो एक बड़ा कॉमन सा ख्याल है कि हाँ जी, जो बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी करते हुए अगर वीज़ा अप्लाई करोगे तो वीज़ा होएगा। लेकिन कुछ लोगों का जो ख्याल आता था, जो रिफ्यूजी स्टेटस है ख़ास तौर पे, उस पर कंडीशन क्या आती है कि अगर तो आपने जो रिफ्यूजी स्टेटस क्लेम किया था या साइलम क्लेम किया था, अगर उससे पहले आपने शादी की है और वो डिक्लेयर्ड है बाय द डॉक्यूमेंट्स, तो फिर जो स्पाउस होगा वो आपको फैमिली रीयूनियन के अंदर अप्लाई करेगा। उसको जो तमाम इनकम थ्रेशोल्ड या इंग्लिश वाला मैटर वो नहीं रिक्वायर्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है और उसके बाद आप एज ए रिफ्यूजी स्टेटस किसी से शादी करते हो, वो विद इन कंट्री या फ़ॉरेन से, तो फिर वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो कि ब्रिटिश सिटीज़न की हैं, जैसे कि आपके पास जो इनकम है वो 18,600 थ्रेशोल्ड मीट करना चाहिए, जो स्पाउस है उसके पास इंग्लिश होनी चाहिए, आपके पास अकोमोडेशन जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब सेम ही सिचुएशन चलती है जो ह्यूमन राइट्स पे हैं, जिनके पास ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन के ऊपर या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर वीज़ा है 10 साल की कैटेगरी में, 2.5 साल वाले वीज़े, तो उनके ऊपर भी सेम ही कंडीशन आती है। अगर वो अप्लाई करेंगे, दो कि उनको जो ग्रांट हुआ है वीज़ा वो अंडर द ह्यूमन राइट्स हुआ है, लेकिन एज ए ह्यूमन राइट्स स्टेटस के ऊपर अगर आप कहीं शादी करते हो तो वो आपके पास राइट है, तमाम अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं, इनकम 18,600 है, जो स्पाउस है उसके पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, आपकी मैरिज हो गई है, आपकी रिलेशनशिप है, एम्पल अकोमोडेशन है, तो यस वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी लोगों का ये सवाल होता था कि रिफ्यूजी स्टेटस और ख़ास तौर पे जिनके पास ह्यूमर्स के ऊपर वीज़ा है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। अब एक स्टेटस ऐसा आता है जो लोग कहते हैं कि अगर यूरोपियन के डिपेंडेंट आप हो तो क्या वो अपने डिपेंडेंट को आगे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको लॉ जो है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स या अंडर द यूरोपियन लॉ ये अलाउ नहीं करता। इसकी एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर कोई पर्सन जो ब्रिटिश है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे यहाँ पे उनके एज ए डिपेंडेंट ऑफ द यूरोपियन नेशनल हैं,
और क्या वो अपने बच्चा शादी करता है तो क्या वो अपने स्पाउस को बुला सकता है, उसके लिए अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी में वो फॉल नहीं करता। तो दिस इज़ थी आज की अपडेट। तो लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। आप लाइव हैं सर, सवाल पूछें, क्या आपका सवाल है जी? मैं हबीब गिल बोल रहा जी न्यूपोर्ट ਤੋਂ। गिल साहब ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 7 ਈਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਸ जी ਨਾ ਮਾਰਚ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। और ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ। 7 ईयर चाइल्ड कंसेशन ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ जी? 7 ईयर बेस पे जी। मेरे भाई वो कोरोना की वजह से काफ़ी सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं या कुछ चीज़ें ऐसी डिले पे जा रही हैं, लेकिन नॉर्मल इस तरह की जो एप्लीकेशन थी वो 6 माह में डिसाइड हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ सेंटर क्लोज थे और स्टाफ शॉर्ट था, तो कुछ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप वरी ना करें, आपने अप्लाई कर दिया, आपकी वाइफ का बायोमेट्रिक आ गया या किसी फैमिली के मेम्बर का आ गया, और बाकी की आपको ईमेल आएगी। अब उन्होंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है, जिनकी एप्लीकेशंस जमा हो गई थी उनको बायोमेट्रिक स्टार्ट हो गए हैं। या तो बोलेंगे कि आप इसको आपको ईमेल आएगी ताकि अपने बायोमेट्रिक करें, या आपको फर्दर ऐप के लिए कहा जाएगा। तो अब आप वेट करें, आपको जो भी वो अपडेट होगा आपको बाय ईमेल इन्फॉर्म करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैंने ये पूछना था कि मैं आई थी 2012 में इस कंट्री में, जब मेरे हस्बैंड का PSW था। उसके बाद उनका एंटरप्रेन्योर हुआ और अब उनका इंडेफिनेट है, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का पासपोर्ट है, राइट। ब्रिटिश पासपोर्ट। तो मुझे अभी नवंबर में मुझे वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, और 2022 में जो है वो मेरा इंडेफिनेट है। तो अभी मुझे ये पूछना है कि मेरी जो नवंबर में मैंने एक्सटेंड करना है वो वीज़ा कैटेगरी क्या होगी, और क्या मुझे उसके लिए इंग्लिश कोर्स चाहिए, स्पीकिंग इंग्लिश, या नहीं चाहिए, और अब आपके और हस्बैंड, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? और आप मुझे सिर्फ इस तरह बता दें कि आपके हस्बैंड के पास वीज़ा कौन सा है इस वक्त? अब मेरे हस्बैंड का इंडेफिनेट है। ठीक, थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात तो ये थी कि जब आपके हस्बैंड को इंडेफिनेट मिला, मुझे लगता है कि उन्होंने वो आपसे पहले आए थे, उन्होंने 10 साल पूरे करते हुए अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर लिया, और आपको जो लास्ट एज ए डिपेंडेंट ऑफ जो भी आप वीज़ा मिला हुआ था वो अभी तक आपका जा रहा है बाय द नवंबर। अच्छा होता कि जब उनको इंडेफिनेट मिला था विद इन 28 डेज़ के अंदर अंदर आपकी जो कैटेगरी वो स्विच कर लेते एज अ डिपेंडेंट ऑफ द ILR या एज अ डिपेंडेंट ऑफ द सेटलर पर्सन इन द UK। लेकिन अगर नहीं भी किया तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, नवंबर में एक नेक्स्ट मंथ है, तो इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ILR जो सेटल पर्सन की कैटेगरी आती है स्पाउस पे, उसमें वीज़ा अप्लाई कर दें। जब आप एज ए डिपेंडेंट ऑफ सेटल अप्लाई करोगे तो आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। नंबर 1, आपके हस्बैंड की या आपके दोनों की मिला के जो इनकम है वो 18,600 होनी चाहिए। आपके पास आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ A2 चाहिए आपको। और उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन है, इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे आपके ब्रिटिश है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स के आप अप्लाई किया जाएगा, आपको 2.5 साल के लिए मिलेगी। लेकिन जब आप 2012 में आई थी और आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगी, या तो एज ए डिपेंडेंट अगर आपने 5 साल पहले पूरे कर लिए एज ए डिपेंडेंट ऑफ ILR तब भी आपके पास सेंटर अप्लाई करने का, या अगर आपने अपने इंडिविजुअल 10 साल जो कि 2012 से लेके 22 में पूरे हो जाएंगे तो 10 साल की कैटेगरी के अंदर भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि कॉल ड्रॉप हो रही। देखें, ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत सारे लोगों का सवाल था, मैं शायद ये शेयर कर दूं आज एक जस्ट एज ए गाइडेंस। जो लोग जब किसी नॉन सेटल्ड डिपेंडेंट के ऊपर वीज़ा लेके आते हैं, जैसे ये मोहतरमा ने सवाल किया है कि इनके हस्बैंड के पास पहले कोई और कैटेगरी थी, स्टूडेंट थे, या फिर PSW पे आ गए, फिर उसके बाद HSMP भी चले गए, जो भी सेटलमेंट थी अनडेफिनेट से पहले जितना भी टाइम एज ए डिपेंडेंट गुजारा था
वो टाइम अनफॉर्चुनेटली अब काउंट होता है फॉर द लॉन्ग रेजिडेंसी काउंट होता है, लेकिन सेटलमेंट रूट के अंदर नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अगर जब से ना ये 12 में आई हैं मैडम और इनके हस्बैंड का वीज़ा बढ़ता रहता और ये भी साथ डिपेंडेंट रहती और जब इकट्ठे अप्लाई करते, अगर तो ये इकट्ठे अप्लाई करते इंडेफिनेट ऑन द बेस ऑफ कि उन्होंने 5 साल PSW पे गुजारे हैं और उन 5 साल के अंदर मैडम उनकी डिपेंडेंट रही हैं, तो फिर तो इनके पास राइट था कि ये दोनों इकट्ठे इंडेफिनेट अप्लाई कर लेते। पर हुआ ये कि जब उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई की, उन्होंने 10 साल की बेस पे अप्लाई कर लिया और उस वक्त मैडम के 5 साल पूरे नहीं हुए थे एज द डिपेंडेंट ऑफ द PSW। इस वजह से इनको अपने 5 साल या अपने 10 साल पूरे करने होंगे ताकि ये अपने इंडेफिनिट को फॉल कर सकें। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर, आप टीवी बंद कर दें, आप फ़ोन पे बात करें प्लीज़ ताकि बात हो सके आपसे। हेलो सर, आप टीवी म्यूट पे कर दें, जब नेक्स्ट रूम पे चले जाएं प्लीज़। हेलो हेलो रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, बोले सवाल क्या आपका? जी जी रियाज साहब, मुझे पूछना है कि अभी मेरे हस्बैंड ने मेरा इंडेफिनेट अप्लाई करना है और वो अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं 18,600 की, और इसके साथ वो अगर यूनिवर्सल क्रेडिट दे रहे हैं तो मेरी एप्लीकेशन पे असर पड़ेगा इसकी? देखिए, इस पे नहीं पढ़ना चाहिए। द रीज़न ये है कि इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक आपकी इनकम 18,600 के जो थ्रेश होल्ड क्राइटेरिया उसको मीट करना चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि जो आपकी इनकम है वो 20,000 है, लेकिन ड्यू टू योर सर्कमस्टांसिस आपके बच्चे हैं, फैमिली है, और फिर भी आपको जो गवर्नमेंट है या काउंसिल है वो आपको यूनिवर्सिटी कार्ड दे रही है, तो और वो क्लेम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, क्योंकि अब आप अप्लाई करने जा रहे हो। अब मेरी डिवाइस इतनी लेट हो गई कि मैं शायद कोई इतनी मामला से कि अब चेंज किया जाए इस पोजीशन में जाके, लेकिन आर्टिकल तो ये होता है कि जब आप स्पाउस वीज़े का अप्लाई करें तो नीदर द स्पाउस नॉट द एप्लीकेंट शुड अप्लाई एनी बेनिफिट। और ये एक बड़ी क्लियर रिस्ट्रिक्शन होती है कि क्योंकि आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो यू गिवन अ वेरी क्लियर अंडरटेकिंग टू द होम ऑफिस दैट वी आर इन अ पोजीशन टू बी मेंटेन एंड अकोमोडेट आवरसेल्फ विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड। और फिर जब आपने एक्सटेंशन अप्लाई किया तब भी आपका फॉर्म के अंदर अंडरटेकिंग दी है, आपने प्लेज किया है टू द होम ऑफिस ऑन द सेइंग कि हमारे पास इनकम है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हमारा है, और वी आर इन अ पोजीशन टू मेंटेन एंड अकोमोडेट विदाउट एनी रिकोर्स टू द पब्लिक फंड। अब 2 दफ़ा आपकी ये अंडरटेकिंग जाती है, बट इसके बावजूद अप्लाई मेरे हस्बैंड करेंगे, यानी कि मैं उन पे डिपेंडेंट हूं, वो ब्रिटिश सिटीजन है। ये दोनों सूरतों में मैडम आई अंडरस्टैंड, दोनों सूरतों में क्या है कि दोनों ही एफिडेविट दे रहे हो कि हमारी इनकम है, हमारा हम लोग किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले रहे और कोई बंदा नहीं लेगा। बट ये चीज़ें अब हो गई, अनफॉर्चुनेटली कांट चेंज योर पास्ट। आप जब वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका जो आर्गूमेंट ये हो सकता है कि हम लोगों ने बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि हमारी इनकम 18,600 होनी चाहिए, वो हमारी इनकम है, एंड द इनकम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू द काउंसिल, एंड इवन ऑन द डिक्लेयर ऑफ माई इनकम दे आर गिविंग अस द यूनिवर्सल क्रेडिट। इस पॉइंट पे आपका एक केस आर्गुएबल हो सकता है, ठीक। लेकिन अब क्योंकि आपने अप्लाई करना है, एक मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी आपको कि प्लीज़ डोंट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपने मेक श्योर डोंट लीव एनी टिक बॉक्स एनी बॉक्स इन अ ब्लैंक। जो इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो आप बताएं और उसमें ट्रूथफुल हों। नंबर 2, क्या होता है कि लॉ ये क्लियर कहता है कि अगर आप कोई चीज़ जो गलत है, जो आपको बिलोंग नहीं करते, वो देते हो, या आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप हाइड करते हो, इन दोनों सर्कमस्टांसेस में होम ऑफिस के पास राइट है कि वो आपको डिसेप्शन में या हिडन इन्फॉर्मेशन में आपकी केस को रिफ्यूज़ कर सके। आपको मैं सिर्फ ये एडवाइस करता हूँ, सॉरी टू से, आई एम नॉट वांट टू बी, आपको स्केयर नहीं करना चाह रहा, बट आप वरी नहीं करें, फैक्ट चेंज नहीं हो सकते, लेकिन किसी चीज़ को हाइड नहीं करें, इन्फॉर्म कर दें। आप बिलीव के रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन कुछ भी होगा तो कम से कम किसी किस्म का डिसेप्शन मैटर नहीं आएगा, तो एक्सटेंशन आपकी हो जाएगी। तो इसलिए बड़ी स्ट्रॉन्गली कहता हूँ कि प्लीज़ तमाम इन्फॉर्मेशन आपने उनको प्रोवाइड करनी है हम उसको, ताकि वो एक बेहतर डिसीजन ले सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? मुझे लगता है शायद आप टीवी देख रहे हैं मेरे भाई, आपकी कॉल ड्रॉप हो जाएगी। प्लीज़ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कॉलर से कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो आप प्लीज़ टीवी को म्यूट कर दें, दूसरों में चले जाएं, बंद कर दें और फ़ोन पे बात करें, क्योंकि जब आप टीवी सुन के बात करते हैं तो टीवी का और हमारा जो लाइव जो टाइमिंग है वो 30 सेकंड का डिफरेंस आता है, तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। प्लीज़ लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो मुझे लगता है कि हेलो जी फरमाइए जी। हेलो मैडम आप लाइव हैं, रियाजुल बात कर रहा हूँ, बोलें सवाल क्या आपका? सॉरी मैडम आप इस वक्त लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी? हमें हेल्प यू सर मैडम। सवाल मेरे पास डेफिनेट है। तो मैं पूछना था कि ब्रिटिश पासपोर्ट में कब अप्लाई कर सकती हूँ? आपको जो इंडेफिनेट कैसे मिला था, किस वजह से मिला था आपको? डेफिनेट मैरिज किया था इधर, ओके उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, तो पहले 3 ईयर का वीजा मिला था, फिर 2012 में डेफिनेट गया था। 2012 में आपको इंडेफिनेट मिल गया था? डेफिनेट कार्ड मेरे पास है, तो मैं पूछना था मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ? ओके मुझे बताएं कि आप आज यूके में कब आई थी मैडम यहाँ पे? जी आप यूके में कब आई थी यहाँ पे? 2003 में। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैडम। अगर किसी बंदे, अगर आपको इंडेफिनेट मिला है और आप 2003 में आई थी, आप स्पाउस वीज़े पे आई थी, आपको इंडेफिनेट मिल गया, तो इंडेफिनेट के पास ये 2 असूल हैं नेशनलिटी के। एक तो ये कि जब आपको इंडेफिनेट मिले उसके 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक जो शर्त वो ये है कि कम अज़ कम अगर आप यूके में मोर देन 10 ईयर से रह रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स कभी भी आपने यहाँ पे इलीगल, ओवरस्टे और विदाउट वीज़ा यहाँ पे स्टे ना किया हो, और आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का काउंटी कोर्ट जजमेंट, पेनल्टी या किसी किस्म क्राइम आपके ख़िलाफ़ रजिस्टर ना हुआ हो। अगर आपका करैक्टर जो है वो नीट एंड क्लीन है और उसके बाद आपने कोई ब्रीच नहीं किया, तो आपके पास राइट है कि आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई करें। आपने बोला कि 2003 में आई थी, 2 साल के बाद आपको 3 साल में वीज़ा मिल गया था, तो बिल्कुल आपका राइट बनता है कि आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन करें। शर्त ये है कि आपने लाइफ इन एजुकेशन टेस्ट पास करना है, B1 एग्ज़ाम पास करना है, और आपने प्रूफ देना है कि लास्ट 10 ईयर्स में हमेशा आपने यहाँ पे लीगल और आपने विद वीज़ा स्टेटस आपने टाइम गुजारा है, तो आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी जी मेरे वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए क्या सवाल आपका जी? मेरी गुजारिश ये है कि मैं 2015 इन्वेस्टर वीजे पे आया था यहाँ पे। ठीक 2015 में मेरी एंट्री हुई है मे इन्वेस्टर वीजे। राइट। मैंने इन्वेस्टर वीजे एंटरप्रेन्योर पे कन्वर्ट कराया है 2016 अक्टूबर में। ठीक 2016 अक्टूबर से लेकर 2019 अक्टूबर तक मेरे पास एंटरप्रेन्योर था। राइट 2000 अक्टूबर 19 में मैंने एक्सटेंशन अप्लाई की है। राइट। एक्सटेंशन मेरी रिजेक्ट हो गई जून 2020 में। फिर 2020 को जून में रिजेक्ट हुई। मैंने विद इन 15 डेज जो टाइम देते हैं, मैंने एडमिन रिव्यू अप्लाई कर दिया। ठीक एडमिन रिव्यू भी मेरा रिजेक्ट हो गया 14,000। फिर तो उसके अंदर ही मैंने फिर मेरा टाइम पूरा हो गया था 5 साल, तो मैंने ILR अप्लाई कर दिया। तो क्या, और मुझे जो रिजेक्शन की थी उसकी बेस उन्होंने बनाई थी। चलो अब सवाल क्या आपका, वो मैं इस पे नहीं जाता। सवाल क्या आपका? पॉइंट्स मेरे पूरे थे सर, सवाल क्या आपका? इन्वेस्टमेंट भी मेरी थी, मेरा मेरे भाई सवाल क्या, मैं समझ लगी मुझे आपके सवाल करे कंट्रोल शायद नहीं बता पूरे थे, उनके टैक्स। ओके मेरे भाई थैंक यू। आपका सवाल मुझे बताएं, आप पूरी इमिग्रेशन हिस्ट्री ना मुझे बताएं, मुझे आपका सवाल समझ लग गया है। अब 2 चीज़ें सुने।
नंबर एक तो ये है कि जो प्रिंसिपल है वो उसके अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल कि अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग हो और आपने वीज़ा अप्लाई किया और जब आप यूके में इंटरव्यू थे एज ए एंटरप्रेन्योर बिजनेस वीज़ा पे और आपने 5 साल पूरे कर लेते हो, या अगर आपकी होम ऑफिस में एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और आपको राइट ऑफ अपील मिलता है तो आप उसको राइट ऑफ अपील पे जाते हुए तो कोर्ट में चैलेंज करते हो और जब तक ये डिसीजन कोर्ट से नहीं आता तो आपकी 3C लाइव कंसिडर होगी। लेकिन उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी अपील भी रिफ्यूज़ हो जाए और आपको एडमिन रिव्यू में जाना पड़ जाए या आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो होम ऑफिस से और आप एडमिन रिव्यू में जाते हो, तो जब तक एडमिन रिव्यू का डिसीजन नहीं आता तो आपकी 3C लाइव है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एडमिन रिव्यू का डिसीजन आ जाए और डिसीजन के बाद अगर परीक्षा की जाती है तो उसमें फिर एक अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वांट टू बी डिस्करेज, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि फिर वो 3C ब्रेक हो जाती है। बट अब आपने अप्लाई कर दिया विद इन 14 डेज़ के अंदर, अब आप वेट करें। अगर अब ये सवाल पूछते हो कि मैंने क्या किया तो क्या रिज़ल्ट आएगा, तो दिस इज़ अ प्रेडिक्शन होगी। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मेरे भाई आप वेट करें। अब जो डिसीजन आएगा या कोई अगर फर्दर क्वेरी या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए होगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे या आपके वकील से, लेकिन अदरवाइज़ अब आप कुछ नहीं कर सकते। सो इसका वेट करें, वेट एंड सी, जो डिसीजन आएगा फिर एक्शन लेना। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी फरमाइए सर। हेलो सर आप लाइव हैं, आपका सवाल क्या जी? हमारा सवाल है, हम इटली से आए हैं, ठीक। 1 साल हो गया। हाँ। हमारा सवाल है, हम 24 घंटा काम दिखा रहा है। राइट। हम हमारा एक लड़का एक लड़की हमारा बीवी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? आपकी नेशनलिटी क्या है? जी? इटालियन। तो आपकी नेशनलिटी क्या है मेरे भाई? इटालियन इटालियन इटालियन, ओके राइट। और आपकी वाइफ और बच्चे कहाँ पे हैं? हमारा नेशनलिटी इटालियन है। एक लड़का है एक लड़की है। लड़का 24 साल का है, लड़की 22 साल का है। हम अप्लाई कर सकता हूँ हमारा 24 घंटा काम दिखा के? ओके। अब वो इटली में जब आप थे तो वो आपके डिपेंडेंट थे आपके बच्चे? नहीं, बच्चा हमारा ऊपर डिपेंडेंट है। ओके राइट। थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया मेरे भाई। आप यूरोपियन नेशनल हैं, यूके में रहते हुए आप अपने यूरोपियन टीटी राइट को यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो। आपके पास राइट है कि आप अपनी वाइफ को, आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हो टू ब्रिंग इन द यूके एज योर डिपेंडेंट। जो लोग यूरोपियन नेशनल हैं उनको जिस कंट्री से होंगे उनको उनका नेशनल कंट्री कहा जाएगा, और अगर आप यूके में रह रहे हो तो ये आपका नेटिव कंट्री होगा। अंडर द यूरोपियन लॉ ये राइट है कि आप यूके में काम करें और काम करते हुए यहाँ पे आप रह रहे हैं, अकोमोडेशन आपके पास है, और अगर आपके पास सफिशिएंट इनकम है या सोर्स ऑफ इनकम है और अपने फैमिली को, बच्चों को या डिपेंडेंट को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो। उसमें एज फैक्टर आता है। सम टाइम ये कहा जाता है कि जो यूरोपियन के लिए 21 ईयर्स एज है या 23 ईयर्स, लेकिन क्योंकि वो इटली में ऑलरेडी आपके डिपेंडेंट वहाँ पे थे तो अगर आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करोगे तो उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आपकी इतनी इनकम है कि आप अपने आप को, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को जब यूके में बुलाओगे तो आप विदाउट रिकोर्स टू द पब्लिक फंड आप अपनी फैमिली को मेंटेन एंड अकोमोडेट कर सकते हो? दिस इज़ द ओनली वन क्वेश्चन विल बी आस्क इन द, और भी होंगे लेकिन जो मेजर क्वेश्चन होगा दिस विल बी आस्क इन योर एप्लीकेशंस। अगर आपके पास लेट्स से 24 आवर काम करते हो बट आपके पास सेविंग पड़ी है तो वो भी काउंट होती है। लेकिन ये अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं है कि आपकी इनकम 18,600 होनी चाहिए, अगर एक बच्चा साथ है तो 22,400 होनी चाहिए, अगर 2 बच्चे हैं तो 24,800 होनी चाहिए। ये वो थ्रेशोल्ड एज ए ब्रिटिश नेशनल वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपकी एक सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि आप विदाउट रिकोर्स टू पब्लिक फंड अपने आप को मेनटेन कर लो।
अगर आप ये क्राइटेरिया पूरे करते हो तो आपके पास राइट है कि बिफोर द 31st ऑफ दिसंबर 2020 दिस ईयर आप अपने बच्चों का और अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर लें। जो यूरोपियन यूके में रह रहे हैं और अपने टीटी राइट को यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास राइट है कि अपनी फैमिली को अप्लाई करें, लेकिन उसकी जो डेडलाइन है दैट इज़ 31 दिसंबर 2020। तो इसलिए मेक श्योर करें कि उससे पहले अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो आप उनका उससे पहले वीज़ा अप्लाई कर लें। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी साहब बात करें। जी मैं भाई लाइव हूँ, रियाज गुल बात कर रहा हूँ, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? जी अच्छा सर, मुझे आपसे 3 सवाल पूछने थे, स्टार्ट सर। अगर इजाजत हो। जी प्लीज़ प्लीज़। सर देखिए, वाइफ को बुलाने के लिए स्पाउस फॉर्म फिल कर लिया था जिसमें IHS फीस और होम ऑफिस की फीस, एप्लीकेशन फीस सबमिट कर चुका हूँ। अभी VFS की वेबसाइट से मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बायोमेट्रिक बुक करनी है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी कवरिंग लेटर में, जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री पिछले 10 साल की, वो अगर मैं मेंशन करना चाहूँ। दूसरा ये कि चेंज ऑफ एड्रेस, यानी कि पहले मैं जिस एड्रेस पे बुलाना चाह रहा था उस पे नहीं, अब नया एड्रेस है, यानी कि मैंने फ्लैट लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बुलाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरी चीज़ ये कि अगर वो जो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है रेंट पे, तो उसका क्या सर्वे रिपोर्ट भी लगेगा या नहीं? नेक्स्ट ये क्वेश्चन। चीज़ें पूछनी है सर। दैट्स इट। ओके, थैंक यू मेरे भाई। पहली बात यह है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब आप कहते हो कि कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। अगर तो आपने कुछ चीज़ ऐसी मिस कर दी जो इन्फॉर्म करना था, अब आपको ख्याल आया, याद आया, जब कोई पेपर देखा तो आपको ख्याल आया कि सॉरी ये मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ये मैं इन्फॉर्म नहीं कर सका, तो अब मैं करना चाह रहा हूँ, तो येस ऑफ कोर्स आप अपने कवरिंग लेटर में लिख सकते हो। जैसे आपने बोला कि एड्रेस चेंज हुआ है, येस ऑफ कोर्स आप नए एड्रेस का इन्फॉर्म कर दें। बोल रहे कि एप्लीकेशन जब मैंने सबमिट की थी उस वक्त में ये एड्रेस था, फिर कोविड-19 चलता था, बुक ना हो सकी, अब मैं ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने चेंज कर लिया एड्रेस, ये मेरे पास प्रूफ है, टेनेंसी एग्रीमेंट मेरे पास है, लोकल सर्वे से रिपोर्ट करवा लें। रिपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव बहुत है। ये बहुत सारे दोस्त कहते हैं, मुझे क्या लगता है कि मुझे कुड बी डिफरेंट फिगर, कोई सर्वेयर जाता है या स्टेट एजेंट जाता है, डिपेंड करता है कि वो 100 पाउंड चार्ज कर रहा है, या सोलिसिटर जाते हैं वो 150 का चार्ज कर रहा है, 200, लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करें, जब आप देते हो टेनेंसी एग्रीमेंट, ये आपका एक सोर्स ऑफ प्रूफ है कि आप यहाँ पे रहते हो, लेकिन उसके साथ साथ जब आप पैसे उनको अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, और उसके ये आपका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन हो गया। लेकिन साथ ही साथ इसको और सर्टिफाइड करने के लिए और स्ट्रॉन्ग एविडेंट करने के लिए जब एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर जाएगा, वो रिपोर्ट बनाएगा कि घर का लेआउट ये है, इस घर में ये लैंडलॉर्ड रह रहा है, ये 3 किराएदार रह रहे हैं, मेरे क्लाइंट के पास, एप्लीकेंट के पास ये अकोमोडेशन है, ये रूम है, उसके ये साइज़ है, और इसके अपनी वाइफ को बुलाने पे इस घर में ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड का लेटर होगा कि किराएदार मिस्टर हैं, लेकिन ये अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, इसकी वाइफ यहाँ पे आके रहेगी तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द रीज़न ये है कि जब आपने टेनेंसी एग्रीमेंट साइन किया तो वो तो अपना खुद अपने अकेले के नाम पे किया था, और आपने बताया मैं स्टे करूँगा यहाँ पे। अब आप अपनी वाइफ को बुलाने जा रहे हो तो लैंडलॉर्ड का कंसेंट ऑर्डर भी मस्ट होना चाहिए। बट जो आपके सवाल थे तीनों, उसमें ये बार बार घूम के आ रहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बता नहीं सके या उनको चेंज करना चाह रहे हो, तो एक आप अपनी स्टेटमेंट दे देना, उसमें इन्फॉर्म कर दो क्यों आप पहले बता नहीं सके कि मैंने कितना ट्रैवल किया, या मैंने बताया था लेकिन मिस कर गया, एड्रेस मैंने चेंज कर दिया, वो भी लिख दो, और आखिर पे साइन कर दो कि ये मेरी स्टेटमेंट ट्रुथ है, इसको मैं रिलाई करना चाह रहा हूँ फॉर द एप्लीकेशन। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरा नाम आबिद है, और मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरी वाइफ जो है वो उनको स्पाउस वीजे पे 8 ईयर हो गए हैं, ठीक है। ठीक। उनमें से जो लास्ट टाइम उन्होंने जब अप्लाई किया स्पाउस और
डिपेंडेंट वीजा, तो उनकी इंग्लिश का कोर्स जो था वो सही नहीं था, तो उनको उन्होंने 10 ईयर रूट पे डाल दिया था। ठीक। अब नेक्स्ट मंथ वीजा जो है वो खत्म हो रहा है और उन्होंने लास्ट 2 इयर्स जो है अब वो आपका सवाल क्या मेरे भाई? एक वीजा और लेना है। भाई सवाल क्या आपका? जी, आपका सवाल क्या है सर? सवाल ये है कि अब लास्ट ईयर जो वीजा अब वो अप्लाई करेंगी तो वो 10 ईयर रूट पे करेंगी या डिपेंडेंट? राइट, मैं इंडेफिनेट पे हूँ। आप थैंक यू आपकी कॉल। ओके मेरे भाई, होता क्या है कि जब आप यहाँ पे स्पाउस वीज़े पे आते हो या स्पाउस वीज़ा आपकी वाइफ आई थी, तो उस पर कंडीशन थी कि जब भी उसने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है या इंडेफिनेट अप्लाई करना है तो वो उसमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी। जब 5 साल पूरे करते हुए आपने इंडेफिनेट अप्लाई किया तो उस वक्त वो इंग्लिश पास नहीं कर सकी या लाइफ इन यूके या B1 जो भी डॉक्यूमेंट्स था, तो होम ऑफिस ने उसके सर्कमस्टांसिस को कंसिडर करते हुए उसको रिफ्यूज़ नहीं किया, बल्कि उसको 5 साल की बजाय 10 साल की कैटेगरी में ह्यूमन एप्लीकेशन में वीज़ा दे दिया। उसका मतलब यह है कि उसको 10 साल की कैटेगरी पे वीज़े लेने पड़ेंगे, बट लकीली क्योंकि पहले उसने 5 साल गुजार लिए थे, ये थर्ड एक्सटेंशन थी, अब एक और एक्सटेंशन आपको लेनी पड़ेगी एज अ डिपेंडेंट ऑफ द अंडर 10 ईयर्स रूट। वो 5 साल पे नहीं जा सकते दोबारा, या आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि पहले 5 साल वो डिपेंडेंट थी अंडर द 5 ईयर्स कैटेगरी, फिर उसको 10 साल पे डाल दिया, अब 8 साल बन गए हैं तो लिहाजा अब इंग्लिश पास कर ली है तो अब इंडेफिनेट दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। उसकी रीज़न ये है, या तो आपने इंडेफिनेट अप्लाई करते हुए किसी न किसी कैटेगरीज में फॉल करना होता है। मसलन अगर आपने पहले ह्यूमन मिलता फिर बाद में 5 साल की कैटेगरी में आती तो इंडेफिनेट अप्लाई हो सकता था, लेकिन अब इस पोजीशन में है कि आपने पहले 5 साल अंडर इमिग्रेशन रूल गुजारे हैं, लेकिन आखिरी 2.5 साल आपने अंडर ह्यूमन्स गुजारे हैं, तो लिहाजा आपको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे, तब वो इंडेफिनेट के लिए क्वालिफाइड करेंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी लाइव हूँ जी मैं। जी भैया आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका? जी जी बहुत शुक्रिया। रियाज भाई, मुझे स्पाउस वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरी वाइफ की फर्स्ट एक्सटेंशन ड्यू है जनवरी फरवरी के अंदर, और उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, वो A2 IELTS A2 देना है जी बिल्कुल। लेकिन जब आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद B1 अलाउड होता है। यप। तो मुझे ये पता क्या है, वो इस वक्त B1 दे सकती है और उसको इस फर्स्ट एक्सटेंशन पे यूज कर सके, और फिर जब इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करे तो फिर B1 को दोबारा यूज कर सकती है, या हमें A2 ही देना पड़ता? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये जो IELTS है इसकी कैटेगरीज हैं। A1 जो बिल्कुल बॉटम कैटेगरी है जिसमें बड़ी बेसिक इंग्लिश है, फिर A2 है, फिर B1 है, B2 है, फिर C1 C2। तो लिहाजा अगर आप B1 पास कर लेते हो तो आपने जो रिक्वायर्ड है उससे अबव लेवल कर लिया। जैसे जो समझिए कि आपको 4 पॉइंट चाहिए थे लेकिन आपने 4.5 कर लिया तो वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो एक्सेप्टेबल होगा और आप उसी को यूज़ कर सकते हो फॉर इंडेफिनेट के लिए एज वेल। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए सर। हेलो। कंट्रोल प्लीज़ नेक्स्ट कॉलर को लाइव बस स्टैंड बाई करें ताकि ज़्यादा कॉल ले सकें, काफ़ी सारे लोग हैं कॉल पे। जी फरमाइए। रियाज भाई सत श्री अकाल जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक भाईजान, कैसे हैं आप? जी हाँ जी सर, क्वेश्चन था कि मैं फियांसे वीजा पे आया था अच्छा यूके जी। में, हाँ जी। तो अब मैंने एक FLRM कन्वर्ट किया है। ठीक, तो सवाल क्या आपका मेरे भाई? और हाँ जी, सवाल ये है मेरा कि मेरा जो वीजा था वो सितंबर तक था, तो मैंने उससे पहले अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन। तो उसके बाद ये हुआ कि उनका जो वो स्ट्रेच हो गया कि जैसे बायोमेट्रिक का इंटरव्यूज वगैरह करते करते फाइनल जो डॉक्यूमेंट का बायोमेट्रिक हुआ वो 1 अक्टूबर हुआ। तो मैं 3C में कंसीडर होऊंगा जो ओवरस्टे का होता है। ओके, आपकी कॉल का मेरा सवाल। ओके, और सवाल क्या आपका? ओके, आपकी शायद लाइन ड्रॉप हो गई मेरे भाई, थैंक यू। सवाल छोटा करें। आपने वीज़ा फैंसी लेके आए थे, उस वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी है और आप लीगल हैं यहाँ पे,
मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने एप्लीकेशनें की हैं, उनको बायोमेट्रिक की टाइम नहीं मिल रहा या सबमिशन डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहा है, तो उन दोनों सूरतों में अगर आपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले आपने एक्सटेंशन एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी, बायोमेट्रिक नहीं भी हुए, तो आप लाइव, आपकी जो 3C है वो लाइव है, आप लीगल हैं, और जब अगर आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए तो आपको जो वीज़ा मिलेगा अंडर द 5 ईयर्स कैटेगरी में वीज़ा मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, आज सब दोस्त टीवी पे बातें कर रहे हैं, प्लीज़ फ़ोन पे बात करें, टीवी को बंद करें, कंट्रोल बताएं, स्टैंड बाय करें सबको कॉल पे। हेलो जी फरमाइए, प्लीज़ टीवी बंद कर दें, फ़ोन पे बात करें। क्या सवाल आपका जी? हेलो, गुड इवनिंग रियाज। हाय, गुड इवनिंग मैडम। या रियाज, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग मैडम, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Yeah, Riyaz, I just want to ask that I want to I want to apply for mother, and what are the requirements for her? So what visa you want to apply for your mother? Visit visa, settlement visa, or? Yeah. Could you please turn off your TV or come? Settlement visa. I want to bring her permanently here. And what is your status in the UK, madam? Yeah, wait. Okay. Yeah. Now, what is your? I can hear you now. What is your status in the UK? Do you have a British passport, indefinite, or European status here? I am having 5 years, 5-year permanent. Okay, right. Thank you for your call, madam. I think you're just watching the TV and just asking a question on the TV. Madam, let me to explain. There's two different categories. If you are a British citizen or have an indefinite leave to remain as a dependent of the British citizen, then you need to apply for your mother as an elder dependent settlement visa. But if you are a European national living in the UK or the dependent of the European, then you need to apply for your mother as a dependent dependent of the European categories. There's totally two different categories. First of all, if anybody is European living in the UK, they accept the treaty rights. Yes, of course, they can apply for their parents. But if anybody is British in the UK and they want to be sponsored their parents as elder dependent, then they need to establish how they are sponsoring, whether they are in a position to be live and settle in the home country or not. So criteria unfortunately is big high. So I suggest you and request you, is better you can take all the paperwork, go to the local solicitor, take a proper advice. I think then will be a better for you to get a proper position. Thanks for call. बढ़ते हैं next call की तरफ। जी फरमाइए। राइट, हम जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम दोस्तों से कि प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं तो आप टीवी का बंद कर दें, म्यूट कर लें या नेक्स्ट रूम में चले जाएं। जो मैडम का सवाल था, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, आप जस्ट टू बी आई थिंक जस्ट बिट एलेबोरेट, कि जो लोग यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हैं या जिनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स ऑफ द ब्रिटिश नेशनल, उनके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है टू स्पॉन्सर फॉर सेटलमेंट फॉर द फैमिली. On the other hand, if anybody is a European national, if they want to be called their mother and father, then they need to apply under the European route up to the 31st of December this year. God knows what's happened after December, but at the moment, because I'm just in the advice in the current situation, the current law, nowadays the law is very clear. So that's why just please keep in mind कि आपका कैटेगरी कौन सी है. ये ना हो कि आप मेरी एडवाइस सुने और कोई रॉन्ग हो जाए. तो क्योंकि एक फ़ोन पे जब कॉल आ रही थी आपकी आ रही थी, सो व्हेन यू कॉलिंग टू मी आई वाज़न्ट बी क्लियर व्हाट यू वाज आस्किंग द क्वेश्चन. तो ये तमाम दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ नंबर 1 शॉर्ट बता दें कि आपका स्टेटस क्या है, सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, और थर्ड ये है कि कम से कम आप फ़ोन पे बात किया करें. राइट, जब आज
एक मेरा ख्याल कॉल लेते हैं जी, फरमाइए जी। हेलो अगेन जो साहब हैं सर, आप टीवी बंद कर दें, फ़ोन पे सवाल पूछिए आप। हेलो Hello. जी, हेलो जी, फरमाइए सर। I want to ask you if the EUC people can bring their parents to England and after that they apply for the Social Security, why the genuine British people like Pakistan, India, why can't they bring their parents here and they apply for the benefits? Why the EUC want their parents back into our country? When we are free on the 31st of December, Right. we out of the EU. Right, Then what for? We out of the EU. If they're still coming in, right, that's not very good. And they apply for the benefit for their parents, even they not work here. right. My friend, really much. We can bring our. Okay, shall I answer now? Okay, my friend, I'm really is very interesting question, by the way. But unfortunately, I'm doing the legal show. This is a live program, and I'm just only can advise what the law say. Your question is not relevant to the law. Your question is why this is a law is existing. You are trying to, I think, ask me question if the European have a benefit to bring their family in the UK, whether they are working or not, and after bringing their family, they start the claim the universal credit. Why the British people they can't sponsor the family, and why they can start universal credit. So this is if you asking me, the question is arguable. The fact, of course, is arguable, but unfortunately, this is my friend. I'm as a solicitor, I can just only tell what the laws exist. I do understand these are two different laws. The reason is the European law, the European people when they live in the UK, exercising their treaty rights in the UK, and they want to sponsor their family, or after their arrival they start any benefit, because under the European law they have wide, I think, the rights and the benefits. Under the immigration law or under the British law, we have very limited rights. That's the, I think, reason the lot of people they gave the vote for the Brexit. Now the Brexit is happening by the December. I believe after 31st of December, the question you ask me now, you wouldn't need to ask the question by the January of the next year, because after the December this year, then anybody want to sponsor their family or their parents or any dependent, they, I think, will be fall in the same category. So there will be a strict conditions for the European as far as the British. The same will be the dependent of the family member or even the elder dependent as well. But you are right to asking this question, why these are two different laws, why they not give the same relief and the same rights to the British citizen and their dependent or their family, whether there were a lot of rights and the flexibility for the European people. This is again arguable question, interested question, but I can, my friend, just only advise what the law is existing and what the law say. This is two different, I accept for your question. लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल जी, फरमाइए सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं महमूद खान अर्ज कर रहा हूँ। हाँ सर, फरमाइए। इन्फॉर्मेशन लेनी जी, फरमाइए सर। मेरी नेशनलिटी जो जर्मन की है, लेकिन मैं इंग्लैंड में मुकीम 95 से इंडेफिनिट लगा हुआ, और मैंने 2000 में शादी की थी, तो वाइफ इधर, ये वाइफ मेरे साथ ही रह रही। उनका अप्लाई किया था नेशनलिटी के लिए, क्योंकि इंडेफिनिट है उनके पास फॉरएवर, और नेशनलिटी का अप्लाई किया था कोई साल पहले, तो उन्होंने वो इनकार कर दिया। सिर्फ वो क्या कहते हैं, इंग्लिश एग्जाम की वजह से। इंग्लिश एग्जाम इतना जरूरी है, इतने अरसे से रह रहे हैं यहाँ, 20 साल हो गए उसको रहने। 20 साल। उनकी एज क्या है जी? उनकी एज क्या है? वो फीस भी गई। ओके, खान साहब, उनकी आपकी वाइफ की एज क्या है? ज्यादा देर करते दोबारा कर लें। खान साहब, आपकी वाइफ की एज क्या है? हाउ ओल्ड शी इज?
he's now is 48. आपकी कॉल का शुक्रिया। आप टीवी पे आंसर सुने। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आप यहाँ पे 25 साल से 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले भी लॉ था, लेकिन जब से जुलाई 2012 से बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने कर दिया कि जब तक आप लाइफ इन यूके और B1 पास नहीं करोगे उस वक्त तक आप नेशनल डिग्री क्वालिफाइड नहीं करते। इसी तरीके से अगर आपने 20 साल गुजार लिए हैं या 20 ईयर्स गुजार लिए हैं, अगर पहले अप्लाई कर लेते नेशनलिटी तो शायद उस रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, एक डिफरेंट क्वेश्चन। क्योंकि आज के दिन जो लोग भी इन नेशनलिटी अप्लाई करेंगे उनको ये दोनों एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे। एग्जाम्शन है दो तरह के लोगों को, अगर आपकी एज 18 साल से कम हो या 65 से अबव हो, या अनफॉर्चुनेटली अगर कोई पर्सन यहाँ पे रह रहा है, उसके पास इंडेफिनिट है, वो नेशनली क्वालिफाइड करता है लेकिन उसकी इंग्लिश पास नहीं हो रही ड्यू टू उसका कोई मेंटल पोजीशन के या उसकी मेमोरी शॉर्ट है, क्योंकि और रीज़न हो, अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी हो उसको, तो उसके या डॉक्टर लिख के देते हैं, तो फिर एक प्रोविजंस आती है। लेकिन अगर आप फिट हैं, एज आपकी 65 से कम है और आपको ये दोनों एग्ज़ाम पास करने होंगे, रिगार्डलेस आप 20 साल से रह रहे हैं यहाँ पे या आप 18 साल से रह रहे हैं, तो इसलिए जो लॉ है उसको आपको माजी के साथ फॉलो करना पड़ेगा। काफ़ी सारे दोस्तों का आज के जो स्पेशल दो लास्ट 2 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे कि वाई दिस इज़ अ लॉ, वाई दिस इज़ अ लॉ। अगेन जब पार्लियामेंट में लॉ बिल पास होता है तो बिल पास होने के बाद लॉ बन जाता है, उसमें सॉलिसिटर्स हों, बैरिस्टर्स हों, यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हों, इवन द जजेज हों, वो फिर उसी लॉ के मुताबिक ही अपना डिसीजन देते हैं। इसलिए जो हमारे MPs हजरात हैं, जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जब वो बिल पास करवाते हैं और उसके बाद लॉ बन जाता है तो उससे पहले कंसल्टेशन होती है। हमने दोस्तों से जब कहते हैं कि भाई कंसल्टेशन चल रही है, अपना पार्टिसिपेट करें, तो उस वक्त होता नहीं, लेकिन बाद में। बट एनीवे आज अच्छा लगा प्रोग्राम, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सलाह उनका शुक्रिया। मेरा और आपका साथ जहाँ तक नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह।